वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन कोर कंसेप्ट विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 5। मिसलेनियस क्वेश्चंस में बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस हैं और एरर डिटेक्शन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स मिलेंगे आज सॉल्व करने के लिए, जिनमें एक ही सेंटेंस को कई तरीके से घुमा के लिखा गया होगा और उन 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमको कंफर्म करना है जो ग्रामर और लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल मीनिंगफुल बनता हो। ऐसा सेंटेंस हमें सेलेक्ट करना होता है। और इसके साथ साथ मिसलेनियस के अलावा एरर डिटेक्शन कोर कंसेप्ट्स में आर्टिकल्स से रिलेटेड और नाउन से रिलेटेड एरर्स की संभावनाओं वाले सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाले क्वेश्चंस रखे गए हैं। सेंटेंस थोड़े लेंदी हो सकते हैं लेकिन लॉजिक बिल्कुल सॉलिड और एग्जैक्टली ग्रामर के हिसाब से होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन कोर कंसेप्ट विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 5। देखिए, एरर डिटेक्शन के कोर कंसेप्ट्स में पहला क्वेश्चन क्या कहता है? When she plays harmonium, everybody gets spellbound, and that is why we always invite her to the party. जब भी वो हारमोनियम प्ले करती है, मतलब हारमोनियम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे बजाती है, प्ले करती है, हर व्यक्ति जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। ध्यान रखिएगा, स्पेलबाउंड जो शब्द है इसका मतलब है मंत्र मुग्ध हो जाना, मतलब एक मिनट के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाना, सरप्राइज हो जाना, वॉन्डर स्टक हो जाना। ठीक है, एंड दैट इज वाई, और इसीलिए हम उसे हमेशा पार्टी में इनवाइट करते हैं। ये हिंदी का ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का बन गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जो सेंटेंस में नाउन से रिलेटेड या आर्टिकल से रिलेटेड एरर की संभावना होती है, ऐसे सेंटेंस में जितने भी शब्द हमें लगे जिनके पहले आर्टिकल आ सकता है या नहीं आ सकता है, हम उन शब्दों को, उन वर्ड्स को क्या करते हैं, सर्कल कर लेते हैं। तो चलिए, पहला वर्ड है हारमोनियम, क्योंकि ये क्या है, नाउन है। ठीक, एवरीबडी गेट्स स्पेल बाउंड एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज इनवाइट हर टू द पार्टी। यहाँ पर द आ रहा है तो इसको भी हमने सर्कल कर लिया नाउन के साथ। ठीक है, स्पेल बाउंड जो है ये वर्ब है जिसका मतलब है मंत्र मुग्ध हो जाना, इसलिए उसको अलग से सर्कल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले सेंटेंस में, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू आगरा टू सी ताज as they love to visit historical monuments। मेरा भाई और मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगरा जाएंगे ताजमहल को देखने के लिए, और जो है इसलिए ऐसा डिसाइड किया गया क्योंकि उनको पसंद है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखना, मतलब ऐतिहासिक इमारतों को विजिट करना, देखना, वहाँ जाना, घूमना फिरना उनको पसंद है। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, अब देखिए जितने नाउन्स हैं उन्हें सर्कल कर ले रहे हैं। ये दो नाउन्स हैं, देखिए ब्रदर और फ्रेंड्स, लेकिन इनके पहले माई लगा है। पैसिव एडजेक्टिव आने पर आर्टिकल का कोई यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल के एरर के होने की संभावना 0 हो जाती है। डिसाइडेड टू गो टू आगरा, देखिए नाउन है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले जनरली कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए आगरा सही लिखा हुआ है। सी ताज, ये देखिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की बात की गई और ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो हमें डिसाइड करना है इसके पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एज दे लव टू विजिट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी ये नाउन मौजूद है और यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी एडजेक्टिव आ गया है। ये जनरल बात कह रहा है। तो देखिए जो सेंटेंस का अर्थ था वो भी हमने आपको बताया, साथ में हमने आपको ये बताया कि कौन कौन सी जगह पे ये संभावनाएं हैं जहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। लेट्स सी कि क्या आंसर एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकला। पहले वाले क्वेश्चन में हारमोनियम नहीं होगा, इसकी जगह द हारमोनियम होगा, मतलब हारमोनियम के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द। ऐसा क्यों है, क्योंकि हारमोनियम क्या है, ये एक इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके का वाद्य यंत्र है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या वाद्य यंत्र होते हैं जिससे म्यूजिक को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे तबला, हारमोनियम, सेक्साफोन, इन सब के पहले द का इस्तेमाल करना एक बेसिक रूल है आर्टिकल द का। इन सब के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हर वाद्य यंत्र जो है वो रिप्रेजेंट करता है
म्यूजिक को, और म्यूजिक को साउंड ऑफ गॉड कहा जाता है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेशन की वजह से द का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सारे वाद्य यंत्र जो होते हैं जिनके पहले जैसे ही हम प्लेस वर्ड यूज करेंगे इनके बाद द का यूज प्ले वर्ड के बाद किया जाएगा, और हारमोनियम या तबला या सैक्सोफोन या गिटार जो भी वाद्य यंत्र का नाम लेंगे उसके पहले द का इस्तेमाल होना कंपलसरी होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, हारमोनियम की जगह पे द हारमोनियम। सेकंड वाले में देखिए, ताज गलत है, द ताज होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, सबके पहले द का यूज किया जाता है, क्योंकि वो अपने समय और काल के परिचायक होते हैं, उसे याद दिलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं उस समय और एरा को, ठीक है, इसीलिए इनके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पहले, और इसीलिए यहाँ पर ताज की जगह पे द ताज होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, those people who always remain in temper rarely succeed in life because of their rude and trouble causing behavior। सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन ये बनेगा कि वे लोग जो हमेशा टेम्पर में रहते हैं, टेम्पर का मतलब होता है, इन टेम्पर एक फ्रेज है जिसका मतलब है गुस्से में रहते हैं, नाराज रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, ज़रा सी बात पे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे जो लोग होते हैं उनका ज़िंदगी में कामयाब होना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता है बहुत रूड होता है, और वो बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं, हर जगह समस्या क्रिएट करते हैं, परेशानियाँ क्रिएट करते हैं दूसरे लोगों के लिए। इस वजह से वो ज़्यादा वैल्यू नहीं पाते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, और इसीलिए ऐसे लोग शायद कामयाब लाइफ में नहीं हो पाते हैं। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। अब देखिए क्योंकि नाउन से रिलेटेड है या आर्टिकल से रिलेटेड है, तो हम नाउन और आर्टिकल के जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उनको सर्कल कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन टेम्पर सर्कल है, और इन लाइफ ये भी सर्कल हमने कर लिया, और साथ में बिहेवियर। ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि नाउन की कैटेगरी में आ सकते हैं। वैसे आर्टिकल के सारे एरर्स के पॉइंट जो होते हैं वो नाउन के पहले होते हैं या फिर किसी एडजेक्टिव के पहले, इसलिए जितने नाउन एडजेक्टिव मिलते हैं उनको हम सर्कल कर लेते हैं ताकि आंसर उसी पॉइंट पे हम देख सकें। फोर्थ वाला देखिए क्या कहता है, आई वॉज इन फिक्स व्हेन आई रियलाइज दैट इट वॉज माई मिस्टेक एंड आई हैड टू अपोलोजाइज फॉर इट। मैं एक समस्या में था, इन फिक्स का मतलब है एक समस्या में था, एक दुविधा में था, ठीक है। जब मैंने ये पाया या रियलाइज किया या मुझे ये एहसास हुआ कि वो मेरी गलती थी और मुझे उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तो सेंटेंस का ये ट्रांसलेशन बन गया। अब देखिए सेंटेंस में ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, और ये भी पास्ट में है, सेंटेंस पूरा पास्ट में है, और सेंटेंस में ये वर्ब भी पास्ट में है। यहाँ पर इन फिक्स जो है ये एक फ्रेज है, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई फ्रेज से रिलेटेड नाउन के एरर तो नहीं है। साथ में यहाँ पर मिस्टेक के पहले माई लगा हुआ है, तो इस वजह से ये पैसिव एडजेक्टिव के साथ आया है, इसलिए यहाँ पर कोई नाउन की गुंजाइश नहीं है। और अपॉलजी जो वर्ड नहीं लिखा है, अपोलोजाइज लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर इन्फिनिटिव की तरह यूज हुआ है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी आर्टिकल की कोई संभावना नहीं बनती। ठीक, अब हमने इसके मीनिंग को देख लिया, इसका बेसिक मीनिंग समझ लिया, इसको रीड कर लिया एक बार। अब आते हैं इसके आंसर एक्सप्लेनेशन पे और देखते हैं कि क्या एरर पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, इन टेम्पर नहीं होगा, इन अ टेम्पर होगा। ये गलत है और ये सही है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि बहुत गुस्से में आप थे तो इन अ टेम्पर कहा जाता है, ये एक फ्रेज है। बहुत सारे नाउन और आर्टिकल्स की ऐसी एरर्स होती हैं जो एक्चुअल में कोई एरर नहीं है ग्रामर के हिसाब से, वो एक बना बनाया फ्रेज है जिसको लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है, आर्टिकल के साथ या आर्टिकल के बिना, और ये बना बनाया होता है, इसीलिए इसमें कोई लॉजिक नहीं चलता। बस आपको अगर याद है तो आप उसे फटाक से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन टेम्पर नहीं, इन अ टेम्पर होता है। जैसे हैव चैट नहीं होता, आपने सुना होगा हैव अ चैट। गो फॉर अ स्विम कहा जाता है, गो फॉर स्विम नहीं। टेक अ शावर कहा जाता है, ना कि टेक शावर, ठीक है। तो ये बने बनाए फ्रेज हैं जो मैंने इसके साथ आपको एग्जांपल दिए, इनको याद रखिएगा। ये एज इट इज आपकी इंग्लिश को रिच करने का काम करते हैं, ठीक है, और जितना याद उतना अच्छा। फोर्थ में देखिए सेंटेंस में यहाँ इन अ फिक्स है, किसकी जगह पे होगा, इसकी जगह पे होगा। देखिए ये यहाँ आ जाएगा, इन फिक्स नहीं होगा, क्या होगा, इन अ फिक्स, क्योंकि इन अ फिक्स का मतलब होता है किसी समस्या में होना, बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाना, दैट इज इन अ फिक्स। आई वाज इन अ फिक्स मतलब मैं एक बहुत बड़ी समस्या में था, ठीक है, और ये भी एक तरीके का फ्रेज है, ठीक। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इन लाइफ
इन डेथ, ऐसे वर्ड जब यूज होते हैं तो इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। ये भी एक बना बनाया फ्रेज का तरीका है कहने का, इन लाइफ, इन डेथ, ये बने बनाए फ्रेज है, इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता। साथ में देखिए सेंटेंस में एक और बात लिखा है इसी से रिलेटेड, इन अ जिफी भी एक बहुत अच्छा फ्रेज है जो बहुत यूज किया जाता है। आई वॉज इन अ जिफी कहा जाए, इसका मतलब समथिंग डन इन अ हरी और वेरी क्विकली, बहुत जल्दीबाजी में किसी कार्य को करना इन अ जिफी कहा जाता है, JIFFY। ये एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है और इसको कई बार मीनिंग के लेवल पर भी पूछ लिया जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, द MD दैट इज द मैनेजिंग डायरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, MD ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली कम्स इन अ लग्जूरियस कार बट टुडे ही केम बाय अ बस। अब ये कह रहा है सेंटेंस में कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है मतलब MD हैं, वो नॉर्मली जो है एक लग्जूरियस कार से आते हैं, मतलब एक बहुत बढ़िया बहुत सुविधाजनक और महंगी कार से आते हैं ऑफिस, लेकिन आज वे बस से आए हैं, हो सकता है कार खराब हो गई हो, कोई समस्या हो, ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए नाउन को हम सर्कल कर लेते हैं। एक नाउन तो ये है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आया तो ये सही होगा, यूजुअली कम्स इन अ। अब देखिए यहाँ अ आया है तो हमें चेक करना है लग्जूरियस कार के पहले, तो ये सही है गलत, और यहाँ पर बाय अ बस, ठीक है। तो इतने पार्ट्स हो सकते हैं जहां पर एरर होने की संभावना हो, इसीलिए ये पार्ट हमें चेक करना जरूरी था, तो हमने उन्हें सर्कल कर लिया। अब इसको हम देखेंगे आंसर इक्वेशन में कि सही गलत है। चलिए तब तक देखें 6, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर द सनसेट, अदरवाइज वी विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। किसी भी कीमत पे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है सूर्य अस्त से पहले, सूर्य अस्त से पहले मतलब बिफोर द सनसेट, वरना हमें आने वाले दुष्परिणामों को झेलना पड़ेगा। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बन गया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में कॉन्सिक्वेंसेस प्लूरल है और इसके पहले क्या लगा है, द लगा हुआ है, और इसके साथ साथ बिफोर द सनसेट में भी द है। उसके साथ सेंटेंस में देखिए और कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें एरर की संभावना हो सकती है आर्टिकल की, जो थे हमने उन्हें सर्कल कर लिया, ठीक है। क्योंकि नाउन की मिस्टेक्स और आर्टिकल की मिस्टेक्स बहुत आसपास होती हैं, क्योंकि नाउन जो है उन्हीं के बेस पर आर्टिकल चैप्टर को बनाया गया है, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं, लेट्स सी कि क्या आंसर है। देखिए पहले वाले में जब भी ध्यान रखिएगा बाई के बाद किसी व्हीकल का नाम लिया जाए, किसी व्हीकल का नाम जिसमें आप बैठ करके किसी जगह पहुंचते हैं, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं। जैसे हमने कहा बाई बस, बाई ट्रेन, बाय टैक्सी, जब भी कहा जाएगा बाई के बाद बस, ट्रेन, टैक्सी कुछ भी लिखा होगा उसके पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए बाई बस होगा, बाई अ बस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इन अ लग्जूरियस कार में अ का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लग्जूरियस वर्ड यहां पर एडजेक्टिव है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब एडजेक्टिव आ जाता है किसके पहले, नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आ जाता है, तो इन दैट केस हम इन के बाद जब यूज कर रहे हैं तो इन अ लग्जूरियस कार हम कह सकते हैं, ठीक है। या इन अ लग्जूरियस कार की जगह पे बाय अ लग्जूरियस कार भी हो सकता था, क्योंकि एडजेक्टिव रखने पर आर्टिकल अ का इस्तेमाल किया जाता है कॉमन नाउन के पहले, और ये एक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है, इसलिए इसको गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब एडजेक्टिव ना हो, देखिए कार के पहले यहाँ लग्जूरियस एडजेक्टिव का यूज किया गया, लेकिन बस के पहले सीधे आर्टिकल अ आ गया है, इसलिए गलत है। क्योंकि बाई के बाद जब सीधे नाउन आता है तो इसके बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते, ए एंड द में से कोई नहीं यूज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनता है और आता है। 6 देखिए क्या कह रहा है, किसी भी कीमत पे वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर द सनसेट नहीं होगा, बिफोर और आफ्टर के बाद सनसेट या सनराइज लिखेंगे तो कोई आर्टिकल इनके बीच में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। बिफोर सनसेट, बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज, इसे याद कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे फ्रेज हैं जिनमें आर्टिकल का इस्तेमाल सुनने में लगता है सही है लेकिन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं में से एक है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी पे आधारित होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बिफोर आफ्टर के बाद सनसेट सनराइज आए तो कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए ये पार्ट एरर है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब देखिए इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें देखना है, मतलब जो सेंटेंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी और ई, इनमें से एक ही बात को कहने के 5 अलग अलग तरीके लिखे गए हैं।
जिससे हमको डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका ग्रामेटिकली लॉजिकली सबसे आसान है और कहने का, लिखने का, बोलने का कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे आसानी से बात को समझा सकता है जो कहा जा रहा है, सिंपल भी हो, ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और साथ में वोकेबलरी भी सही यूज की हो, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए हम रीड करके देखते हैं वो क्या क्या हो सकता है। पहला सेंटेंस क्या है? द कंपनी हैड हार्डली डिक्लेयर्ड डिविडेंड till the notices were prepared for mailing। कंपनी ने मुश्किल से ही डिक्लेयर किया था डिविडेंड तब तक जब तक नोटिसेस जो थे वो प्रिपेयर किए गए थे मेलिंग के लिए। दूसरा सेंटेंस कह रहा है नो सूनर द डिविडेंड हैड बीन डिक्लेयर्ड देन द नोटिसेस वर प्रिपेयर्ड फॉर मेलिंग। ठीक है, बस डिविडेंड प्रिपेयर हुआ ही था, डिक्लेयर किया ही गया था कि नोटिसेस जो हैं प्रिपेयर कर दिए गए मेलिंग के लिए। तो देखिए सेंटेंस के मीनिंग इसी तरह से घूम करके एक जैसे आएंगे, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली और मीनिंग में सबसे सही तरीका है सेम बात को कहने का, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो देखिए दे हैड नो सूनर डिक्लेयर्ड द डिविडेंड व्हेन दे सेंट द नोटिसेस टू द स्टॉक होल्डर्स। ठीक, अब यहाँ भी हमें सेंटेंस में दिख रहा है तकरीबन वैसी ही बात कही जा रही है। नेक्स्ट में scarcely had the dividend been declared when the notices were sent out। ठीक, बस डिविडेंड जो है डिक्लेयर हुआ ही था कि नोटिसेस जो है भेज दिए गए। Since the dividend being declared then the notices were prepared for mailing। ठीक है, जब से डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है और उसके बाद जो है नोटिसेस जो हैं भेजे जाने लगे हैं मेलिंग के लिए। तो सेंटेंस के हिंदी के ट्रांसलेशन तकरीबन एक ही बन रहा है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के है, सब में सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उसकी वजह से भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा ग्रामेटिकली सबसे सही है वो हमें मीनिंग के आधार पे और लॉजिक के आधार पे, ग्रामर के आधार पे और साथ में सिंप्लिसिटी के आधार पे, कितना सिंपल है और कितना क्लियर कट बता रहा है, ये ध्यान रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन, लेट्स फाइंड आउट। तो देखिए कौन सा गलत है और क्यों गलत है ये भी आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए द कंपनी हैड हार्डली डिक्लेयर्ड द डिविडेंड, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड कहा जा रहा है तो यहाँ डिविडेंड के पहले द होना चाहिए, जो यहाँ नहीं लिखा है इस वजह से गलत है। टिल द नोटिसेस वर प्रिपेयर्ड फॉर मेलिंग के लिए किए जाते तैयार, उससे पहले बहुत मुश्किल से ही कंपनी या नहीं के बराबर या शायद ही डिक्लेयर किया था डिविडेंड। तो यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफाइड हो जाता है तो यहाँ द होना चाहिए था जो नहीं लिखा हुआ है, इसकी वजह से, इस छोटी सी गलती की वजह से ये आंसर सही नहीं था। बाकी की चीज़ें इसमें मोर और लेस सही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था, थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन समझने में नहीं है, इस वजह से भी ये आंसर नहीं लिया सकता। बी वाले में देखिए नो सूनर, देखिए ध्यान रखिएगा नो सूनर के साथ जो है हम दैन का यूज करते हैं कंजंक्शन में, पहले तो हमने ये चेक कर लिया, ये पार्ट तो सही है। द डिविडेंड हैड बीन, अब यहाँ देखिए द डिविडेंड हैड बीन नहीं, हैड द डिविडेंड बीन होगा, क्योंकि नो सूनर क्या है, ये एडवर्ब है। कभी कभी सेंटेंस जब नो सूनर और देन का इस्तेमाल करके यूज किया जाता है, बनाया जाता है, तो इस सेंटेंस को इन्वर्जन के रूल से चलाया जाता है। मतलब दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर निर्धारित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं या एक दूसरे पर आधारित होते हैं, और ऐसी परिस्थिति में पहले एडवर्ब जब आ गया तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब का यूज किया जाता है, जो यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से इतने पार्ट के गलत होने की वजह से ये भी आंसर नहीं। सी वाले में देखिए दे हैड नो सूनर डिक्लेयर्ड द डिविडेंड, अब देखिए दे हैड, यहाँ तो सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, नो सूनर डिविडेंड है और इसके साथ यहाँ पर डिविडेंड के बाद व्हेन का यूज किया गया है। तो अगर आपने कंजंक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है, जो इस वाले में यहाँ पर है, और व्हेन का यूज नहीं किया जाता, इस वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। डी वाला आंसर है, क्योंकि स्केर्सली हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड व्हेन, देखिए व्हेन किसके साथ आता है, स्केर्सली हार्डली के साथ व्हेन का यूज होता है, तो ये यहाँ पर सही है। हैड पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इन्वर्जन का रूल है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, ये भी ठीक है। उसके बाद द नोटिसेस वर सेंट आउट, और ये सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट भी पास में होना चाहिए, पास में है, इसलिए ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही बैठेगा यहाँ पर। और यहाँ पर सिंस द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड, अब यहाँ किया जा रहा है तो देन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसे लिख सकते थे अगर,
सिंस द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड या हैज बीन डिक्लेयर्ड द नोटिसेस वर प्रिपेयर्ड फॉर मेलिंग। अगर ऐसे लिखते तो ज़्यादा सही होता, और यहाँ पर इज या वॉज कुछ होना चाहिए था बीइंग के पहले। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, मिसिंग है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी रीजन था जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत साबित हो गया। तो सही ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको डिटेल में समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन के आंसर को हम डिटेल बताते हैं ताकि आपको आगे मदद मिले। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी और ई, इसमें भी 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन होते ही। द रिसेप्शनिस्ट मस्ट आंसर courteous the questions of all them callers। अब ये कह रहा है रिसेप्शनिस्ट को जो है वो आंसर करने चाहिए बड़े कायदे से, सलीके से, एटिकेट्स मैनर से। कर्टियस मतलब आपका एटिकेट मैनर से होता है, सदाचार का मतलब होता है। बहुत कायदे से जवाब देना चाहिए सारे क्वेश्चन का जो कॉलर्स के द्वारा दिए गए। अब देखिए द क्वेश्चन ऑफ देम ऑल कॉलर्स, इस तरह से लिखा है ऑल देम कॉलर्स, ऑल द कॉलर्स होना चाहिए था, या देम सुनने में एक अटपटा सा लग रहा है, ये अजीब सा लग रहा है, इसलिए इस ऑप्शन के आंसर होने की संभावना सेंटेंस के रिदम के अनुसार ही कम हो गई। ठीक, बी वाला देखिए, द रिसेप्शनिस्ट मस्ट आंसर courteously the questions what are asked by the callers। अब रिसेप्शनिस्ट को 100% या ज़रूर आंसर देना होगा कर्टियसली, जो है बहुत कायदे से, सलीके से उन प्रश्नों का जो पूछे गए थे कॉलर्स के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में मीनिंग बेसिक क्लियर हो गया, यही मीनिंग बाकियों में भी घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, सेम मीनिंग सब में अप्लाई होगा। There would have been no trouble if the receptionist had have always answered courteously। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि कोई समस्या नहीं होती अगर रिसेप्शनिस्ट ने जो है वो आंसर किए होते, बहुत कायदे से, सलीके से सारे प्रश्नों का जवाब दिया होता। तो अब यहाँ देखिए हैड के साथ क्या हैव का यूज किया जाएगा, ये पॉइंट यहाँ फंस गया। हम आपको हिंट्स देते जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजों से आंसर की संभावना हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रिसेप्शनिस्ट courteously should answer the questions of the callers। रिसेप्शनिस्ट को courteously आंसर देना चाहिए क्वेश्चंस का जो कॉलर्स के द्वारा पूछे गए हैं। ये कुछ हद तक सही लग रहा है, अगला देख लेते हैं। द रिसेप्शनिस्ट शुड आंसर courteously the questions of the callers। ठीक है, तो देखिए एक में courteously should के पहले आ रहा है और एक में courteously जो है should के बाद आ रहा है। तो इस बेस पर हमें शायद आंसर डिस्कस करना होगा कि कौन सा सही है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, हो सकता है दोनों ही की दोनों काफ़ी हद तक सही, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मोस्ट अप्रोप्रिएट जब कहा जाता है तो सबसे ज़्यादा तर्क संगत किसी ग्रामर के लॉजिक के अनुसार होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या आंसर है। तो देखिए आंसर कौन सा निकला, ई वाला। अब हम बताते हैं कौन सा क्यों गलत था। देखिए द रिसेप्शनिस्ट मस्ट आंसर कर्टियस नहीं, कर्टियसली होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, आंसर करने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, कर्टियस होनी चाहिए, मतलब एटिकेट्स मैनर से भरी हुई होनी चाहिए, बहुत सलीके वाली होनी चाहिए, तहजीब और तमीज से होनी चाहिए, ये मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आंसर है ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए ये कर्टियसली लिखा होता तो सही होता, और फिर ऑल देम कॉलर्स, ऑल द कॉलर्स या ऑल ऑफ देम ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो ये भी गलत है, जिसकी वजह से ये गलत साबित हो गया। बी वाले में देखिए यहाँ वॉट नहीं होना चाहिए, वॉट की जगह दैट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बताया जा रहा है रिसेप्शनिस्ट को जो है आंसर कर्टियसली करने चाहिए थे, सारे क्वेश्चंस का देना चाहिए था जो पूछे गए थे। तो जो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से आ रहा है, द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, जो पूछे गए थे। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट से ज्यादा आंसर अच्छा क्या है, दैट, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है कि जो भी पूछा गया था उसके जवाब सलीके से देना चाहिए था, ये मीनिंग निकलेगा। इसीलिए ये भी कुछ हद तक सही था, बस एक वॉट की वजह से उतना अच्छा नहीं बैठा। नेक्स्ट वाले में देखिए सी वाला क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर हैड के बाद हैव नहीं, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हैज और
हैव जो होता है इसका हैड ही सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। हैज और हैव का दोनों थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, मतलब हैड ही होता है। तो हैड तो ऑटोमेटिकली पास्ट परफेक्ट हो गया, इसके बाद हैव तो आने का कोई संभावना ही नहीं। तो ये तो ग्रामर के लॉजिक के अनुसार ही गलत हो गया। और उसके बाद ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि कर्टियसली जो है वो पहले रख दिया गया। द रिसेप्शनिस्ट कर्टियसली शुड आंसर नहीं होगा, शुड आंसर नहीं होगा। द रिसेप्शनिस्ट शुड आंसर कर्टियसली। कर्टियसली एक ऐसा एडवर्ब है जिसका इस्तेमाल जो है सेंटेंस में मेन वर्ब के राइट हैंड साइड को किया जाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए हमने कहा था, जो शुरुआत में लिखा था, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब हो सकता है एक से ज्यादा सही बैठे, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही बैठेगा उसी को आंसर लिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर और लॉजिक और मीनिंग सब में ये सही बैठा। द रिसेप्शनिस्ट शुड आंसर कर्टियसली द क्वेश्चंस ऑफ द कॉलर्स। ठीक है, ये आंसर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट था जो दिए हुए क्वेश्चन है उनके आधार पर। ठीक है, इसलिए आंसर ई वाला ऑप्शन। अब देखिए 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड या फ्रेज। 9th, all which, who, that, on या those matters is the survival of our species, said a wise man long time ago। बहुत पहले एक बहुत समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा था कि जो भी चीज मैटर करती है वो हमारा सर्वाइवल है, हमारी स्पीशीज का, हमारी प्रजाति का सर्वाइवल जो है, कायम रह पाना इस दुनिया में, एग्जिस्ट करना, वही सब कुछ है जो मैटर करता है। ये किसी व्यक्ति ने कहा था, किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति ने, किसी वाइज व्यक्ति ने कहा था, बहुत पहले की बात है। तो इसमें देखिए यहाँ पर विच, हु, दैट, ऑन या दोज में से कौन सा सही बैठेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें ग्रामर प्लस लॉजिक दो चीजों की जरूरत होती है ऐसे क्वेश्चन में, मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर भी ध्यान रखना है और लॉजिक भी ध्यान रखना है, तभी आंसर हम सही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन क्या निकला, ऑल दैट मैटर्स होगा। ठीक है, जिस भी चीज की जरूरत है वो सर्वाइवल हमारी स्पीशीज का है, ये किसी वाइज मैन ने लॉन्ग टाइम अगो कहा था। अब देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑल, मच, लिटिल, ध्यान रखिएगा इनके साथ हमेशा दैट का ही इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का। ये है रूल ऑफ दैट, और ध्यान रखिएगा ये फिक्स्ड है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं अंग्रेजी भाषा में जिनको हम बदल नहीं सकते, जो बने बनाए होते हैं और ऐसे ही एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में ग्रामर का रिलेटिव प्रोनाउन का एक रूल यूज किया गया है। ऑल, मच और लिटिल जैसे वर्ड से जब सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद ना तो हु आता है, ना विच आता है, ना ही दोज या ऑन कुछ आएगा, सीधे दैट ही होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर दैट जो है ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसको हमने आंसर ले लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को देखिए 10th वाला, द पुलिस हैज, हैव, वॉज या वर इज डूइंग whatever they could to control the mob। मॉब मतलब दंगली या गुस्से में भड़की हुई भीड़ के समूह को हम कहते हैं मॉब। तो दंगलियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने जो कर सकती थी वो किया। अब देखिए यहाँ कुड का यूज किया गया है, और कुड क्या है, पास्ट ऑफ कैन है। ठीक है, कैन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का पास्ट क्या है, कुड, कैन का कुड। ठीक, तो यहां पर देखिए कुड है पास्ट, इसलिए पास्ट को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो देखिए ये तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, ये भी प्रेजेंट है, तो ये और ये तो कैंसिल होगा, इन दोनों में खेल चलेगा। अब यहां पर सवाल यह है कि पुलिस के साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब, कौन सा वर्ब यूज किया जाए, ये सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश भाषा में सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही वर्ब्स को पुलिस वर्ड के साथ सही माना गया है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमेशा प्लूरल को ही प्रेफरेंस दी गई है अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। तो इसलिए हमें मजबूरन आंसर क्या लेना पड़ेगा, वर, दैट इज द पुलिस वर डूइंग व्हाटएवर दे कुड टू कंट्रोल द मॉब। पुलिस जो भी कर सकती थी वो कर रही थी गुस्से में भड़के हुए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बन जाएगा।
आई होप यहाँ तक आपको आंसर एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर वोकैबुलरी यूजेज एंड वर्ड चॉइस के लिए है। देखिए क्या कह रहा है, देयर इज कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली, एब्जेक्ट या एग्जैक्ट पॉवर्टी इन दिस लोकेलिटी बिकॉज ऑफ करप्शन। इस लोकेशन पे, इस लोकेलिटी पे, इस जगह पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। तो कंप्लीटली पॉवर्टी है या एब्सोल्युटली पॉवर्टी है या एक्सट्रीमली पॉवर्टी है या एब्जेक्ट पॉवर्टी है और या फिर एग्जैक्ट पॉवर्टी है, इनमें से कोई एक वर्ड पॉवर्टी वर्ड के साथ बिल्कुल सही बैठेगा, जो हमें डिसाइड करना है। ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों का कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, किसी एक के कोऑर्डिनेशन से आंसर डिसाइड नहीं होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर पॉवर्टी क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज किया गया है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव, ठीक। और एडजेक्टिव में एल वाई नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर एल वाई है, एल वाई है, एल वाई है, ये तीनों वर्ड्स क्या हो गए, ये हो गए एडवर्ब। और एडजेक्टिव की जगह यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ एडवर्ब तो हो नहीं सकता, तो ये तीनों आंसर कैंसिल हो गए सिर्फ इस बात पे क्योंकि ये एडवर्ब हैं और एडजेक्टिव की जगह पे अंग्रेजी भाषा में एडवर्ब का इस्तेमाल जनरल कंडीशन में नहीं करते हैं। इस तर्क या लॉजिक से अब बचा एग्जैक्ट और एब्जेक्ट। एग्जैक्ट का मतलब है बिल्कुल कंफर्म, एक जगह पे पॉइंट पे एग्जैक्ट एक्यूरेसी से रिलेटेड है, जो यहाँ मीनिंग सही बैठ रहा है। तो अब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे आंसर क्या है, दैट इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली का ही पर्यायवाची है। लेकिन ये ग्रामेटिकली ये तीनों वर्ड सही नहीं बैठ रहे थे, इसलिए व्याकरण के नियम अनुसार हमें एडजेक्टिव की जरूरत थी और ये एडवर्ब थे, इसीलिए कैंसिल हो गया। और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एब्जेक्ट, इसमें अगर एल वाई और लगा होता तो फिर ये भी आंसर आप नहीं ले सकते थे, क्योंकि फिर ये एडवर्ब हो जाता। एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट मतलब बहुत बुरी, अत्यंत गरीबी है इस लोकेलिटी में, क्योंकि यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। ये सेंटेंस का मीनिंग निकल गया, ठीक है। आई होप यहाँ इतनी डिटेल से आपको समझ में आ गया हो। चलिए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 12th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द एनिमी इज अ बैड, स्ट्रांगली, सेंसिटिव या फॉर्मिडेबल या पावर वन, यू विल हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एंडेवर टू डिफीट हिम। अगर एनिमी मतलब जो आपका शत्रु है वो बैड है या स्ट्रांगली है, सेंसिटिव है, फॉर्मिडेबल है या पावर है वाला है, तो आपको जो है एक्स्ट्रा एंडेवर, मतलब एक्स्ट्रा एंडेवर का मतलब क्या है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसे हराने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर आपका जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है या बहुत एक अच्छा खासा मजबूत व्यक्ति है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उसे हराने के लिए। ये सेंटेंस का मीनिंग भी बिल्कुल देखिए लॉजिकली से बैठ रहा है। तो बैड है, स्ट्रांगली है, इनमें से कौन सा मीनिंग देखेगा, सबसे सही बैठेगा, उसे हमें डिसाइड करना है। लेट्स गो फॉर द आंसर एंड सी व्हाट्स द आंसर इज। तो देखिए आंसर क्या निकला, फॉर्मिडेबल मतलब स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड इंप्रेसिव। बैड वन अगर बुरा है तो भी, लेकिन आप कहते हैं मजबूत है, और यहां पर देखिए ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तो इस जगह पे एडजेक्टिव चाहिए। और ए बी एल ई पे खत्म होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। ये जो है ये है एडजेक्टिव, ठीक, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा मीनिंग इसका निकल रहा है। और स्ट्रांगली जो है क्या है, ये क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि क्या लगा है, एल वाई लगा है, ठीक है। सेंसिटिव वन से कोई मतलब निकलेगा, या तो पावरफुल होता, एडजेक्टिव होता, क्योंकि पावर क्या हो गया, पावर तो नाउन हो गया, तो ये भी आंसर नहीं ले सकते थे। इसीलिए मीनिंग के और ग्रामर के आधार पे फॉर्मिडेबल वन मतलब अच्छा खासा सशक्त व्यक्ति है। अगर अगर स्ट्रांग है, पावरफुल है, इंप्रेसिव है आपका दुश्मन, मजबूत लग रहा है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उसको हराने के लिए। अब मीनिंग बिल्कुल सही बैठ रहा है, जो फॉर्मिडेबल शब्द से यहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट हो जा रहा है, ठीक है। आई होप आज के सेशन में आपको कुछ फ्रूटफुल चीजें अभी तक मिली हो। देखिए बहुत डिटेल में हमने इसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक जो हमने एक्सप्लेन किया, आपने देखा कि आज के सेशन में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड्स और उनके ग्रामर के एक्सप्रेशंस के साथ मौजूद थे।
इसके साथ साथ शुरुआत में हमने आर्टिकल से रिलेटेड कोर कंसेप्ट्स की बात की। आर्टिकल के कुछ बहुत स्टैंडर्ड रूल्स जो लिखने, बोलने में, पढ़ने में हर जगह यूज़ होते हैं। एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इम्पोर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स जैसी चीज़ों में आते हैं। वहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो हमने अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस के साथ डिस्कस की। साथ में एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से घुमा करके पैराफ्रेजिंग करके लिखा जा सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा सिंपल और मोस्ट एप्रोप्रिएट जो सेंटेंस था, ग्रामर, वर्ड, मीनिंग, यूजेज, पैटर्न और रिदम के हिसाब से उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके शॉर्टकट पॉइंट्स और देखिए कंजंक्शन के कुछ रूल्स भी थे उसके साथ अटैच जो हमने डिस्कस किए, ठीक है? तो आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो और इससे आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलें क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर से लिए गए थे, मोस्ट पॉपुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, ठीक है? तो आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। थैंक यू एवरीबॉडी एंड टेक केयर।